नमस्कार। सी शार्प सीखने के श्रृंखला में अब तक जो हमने इससे पहले वाले एपिसोड में देखा कि क्लास और ऑब्जेक्ट्स ये क्या होते हैं। हमने देखा था कि कुकी कटर जो एक कंज्यूमर के लिए किसी काम का नहीं है, क्योंकि कंज्यूमर कुकी कटर से एज ए बिस्कुट नहीं खा सकता है, लेकिन बिस्किट या कुकी वो खा सकता है कंज्यूमर जो बिस्कुट खाने वाले हैं। तो कुकी कटर एक क्लास है और ऑब्जेक्ट बिस्किट है। और इसी तरह से हमने देखा था कि किसी कैंडल का मोल्ड जो है वो एक क्लास है, क्योंकि एक सांचा है, और उस सांचे से बनने वाले कैंडल को ऑब्जेक्ट बोलते हैं, क्योंकि हम उसका इस्तेमाल करते हैं, उसे हम जलाते हैं जिससे रोशनी देता है। और हमने ये भी देखा था कि कैंडल है, कैंडल के कुछ एट्रीब्यूट्स होंगे या प्रॉपर्टीज होंगे, जैसे वो सफ़ेद कलर का हो सकता है, उसका वज़न हो सकता है, उसकी मोटाई हो सकती है, और उसके अंदर जो और उसके अंदर कोई अगर डिज़ाइन है तो वो डिज़ाइन भी हो सकता है। और हमने एक चीज़ और देखा, और अभी समझ में भी आ रहा होगा, उसका एक बिहेवियर भी है। जैसे अगर हम कैंडल में आग लगाते हैं तो जलता है और रोशनी देता है, लेकिन कैंडल के मोम को हम जलाकर रोशनी नहीं ले सकते हैं। तो दरअसल में क्लास का हम एज ए कंज्यूम जब करते हैं तो डायरेक्ट क्लास को हम कंज्यूम नहीं कर सकते हैं, हम ऑब्जेक्ट को कंज्यूम कर सकते हैं। ऐसे ही बटन किसी टूल बॉक्स के अंदर एक यूजर इंटरफेस था, जो मैंने बताया था कि वो क्लास से बनता है। जब हम बाद में देखेंगे कैसे यूजर इंटरफेस बनाते हैं तो हमें समझ में आएगा। पर उससे जो ऑब्जेक्ट क्रिएट होते हैं, जैसे बटन 1 या बटन 2, ऐसे ही टेक्स्ट बॉक्स 1, टेक्स्ट बॉक्स 2, ये जो हैं ये इनके ऑब्जेक्ट्स हैं। और आपको पता है कि टेक्स्ट बॉक्स के अंदर टेक्स्ट एक प्रॉपर्टी होती है, एक एट्रीब्यूट होती है, जिसके अंदर हम कुछ ऐड कर सकते हैं, इसका बैकग्राउंड का कलर चेंज कर सकते हैं। इन सब के अलावा इसका बिहेवियर अगर हम बात करें तो बटन के अंदर हम एक बिहेवियर करते हैं और उसे हम बोलते हैं क्लिक। बटन को हम क्लिक कर सकते हैं, तो जब क्लिक करते हैं तो एक इवेंट क्रिएट होता है, कुछ होता है, यानी कुछ घटना होती है जब हम इसे क्लिक करते हैं। इसे हम प्रोग्राम के रूप में कैप्चर कर सकते हैं और उसके हिसाब से हम कुछ कर सकते हैं। जैसे हमने कहा था कि अगर हम क्लिक करें और ये कुछ करके दे दे रिजल्ट। इससे पहले वाले हमने प्रोग्राम में जैसे देखा था, पहले वाले एपिसोड में, कि जब हम क्लिक करते थे तो कुछ कैलकुलेशन करके लेके आता था और वैल्यूज बताता था। तो ये इसका बिहेवियर है, इसके इवेंट्स की वजह से। हमने नेम स्पेस देखा था कि नेम स्पेस क्या होते हैं। नेम स्पेस दरअसल में हमने समझ लिया था कि एक बंच है, एक ग्रुप है, कुछ लॉजिकली अरेंज किए हुए क्लासेस, स्ट्रक्ट, इंटरफेस, एनम्स एंड डेलीगेट्स। हमने ये भी देखा था कि एक नेम स्पेस दूसरे नेम स्पेस को कॉल कर सकता है यूजिंग स्टेटमेंट से। हमने ये भी देखा था इन्वेंट्री मैनेजमेंट जो है वो एक नेम स्पेस है जो हमने बनाया था, और उसमें हमने कॉल किया हुआ था दूसरे नेम स्पेसेस को, जैसे सिस्टम। सिस्टम के अंदर एक और नेम स्पेस था वेब, और उसी तरह सिस्टम के अंदर एक और नेम स्पेस था जिसका नाम था वेब डॉट यूआई, और उसके अंदर यूआई के अंदर डॉट कंट्रोल्स भी थे, वेब कंट्रोल्स। जैसे कि हम टूल बॉक्सेस की बात करते थे, वो कंट्रोल्स उसमें डिफाइंड है। हमने देखा था प्रोग्राम का स्ट्रक्चर क्या होता है, हम प्रोग्राम को कैसे सजाते हैं। हमने ये भी देखा था कि ब्लॉक ऑफ कोड कैसे लिखते हैं कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर। इसके अलावा हमने देखा था वेरिएबल्स क्या होते हैं, प्रिमिटिव वेरिएबल्स क्या होते हैं। जैसे हमने देखा था इंट, डबल, और इसके अलावा हमने देखा था लॉन्ग भी होता है। इसके अलावा CHAR कैरेक्टर के लिए, और स्ट्रिंग सेट ऑफ कैरेक्टर्स या स्ट्रिंग बोल सकते हैं, और बुलियन हमने देखा था। और इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं, हमने ये भी देखा था कि पहले हमें टाइप देना पड़ता है, जैसे इंट है, डबल है, या लॉन्ग है, या स्ट्रिंग है, और उसके बाद उस वेरिएबल का नाम देते हैं, जिसको हम कैमल केसिंग बोलते हैं। नाम देने का तरीका होता है। हमने ये भी देखा था कि क्लासेस का नाम हम हमेशा पास्कल केसिंग में लिखते हैं, जिसमें पहला अक्षर बड़ा होता है
और वेरिएबल्स लिखने के लिए सी शार्प के अंदर जो स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है वो है कैमल केसिंग, यानी पहला अक्षर जो है छोटा ही होगा, उसके बाद आप बड़ा अक्षर लिख सकते हैं। हमने ये भी देखा था कि कांस्टेंट क्या होता है, कि अगर एक बार कांस्टेंट हमने डिफाइन कर दिया और उसके अंदर एक अमाउंट या कोई भी चीज़ असाइन कर दिया, चाहे वो नंबर हो चाहे करेक्टर हो, वो दोबारा से चेंज नहीं हो सकता पूरे प्रोग्राम के अंदर। हमने प्रिमिटिव डाटा टाइप्स को समझा था कि प्रिमिटिव डाटा टाइप्स कौन से थे और एक्सटेंडेड डेटा टाइप्स कौन से थे। टाइप कास्टिंग में हमने देखा था कि टाइप कास्टिंग हमारे पास दो तरह के थे, एक था इम्प्लिसिट और एक था एक्सप्लिसिट। इम्प्लिसिट में हमने देखा था कि इंटीजर को कैसे हम डबल में कन्वर्ट करते हैं, और डबल को कभी अगर हमें लोअर लेवल पे लाना हो यानी कि इंटीजर में कन्वर्ट करना हो तो हम उसके लिए इंट एज ए एक्सप्लिसिट डिफाइन करते थे ब्रैकेट लगा के, जैसे ये एक एग्जांपल था। इसके अलावा हमने देखा था कि कई जगह पे ये इम्प्लिसिट या एक्सप्लिसिट नहीं चलता है, तो हमें एक क्लास की मदद लेनी पड़ती है जिसका नाम है कन्वर्ट। कन्वर्ट क्लास के अंदर कुछ मेथड्स हैं, मेथड्स यानी कि क्लास के अंदर वाली प्रोग्राम्स, जो आपने देखा था अभी थोड़ी देर पहले। अगर हम देखें, अगर ये क्लास है प्रोग्राम, तो उसके नीचे देखिएगा ये जो है, ये है हमारे पास उसके अंदर के मेथड्स। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर हम बात करें कन्वर्जन की, तो कन्वर्ट यूज करते वक्त ये तो हमारा क्लास था, इसलिए आपने देखा होगा इसके आगे हमने सी बड़ा लिखा हुआ है, क्योंकि क्लास के आगे सी बड़ा लिखा जाता है। ऐसे ही प्रोग्राम जो क्लास से डिराइव होता है या प्रोग्राम उसके अंदर मेथड होते हैं, उसको भी बड़े अक्षर में लिखा जाता है। तो इस तरह के केसिंग को हम बोलते हैं, जैसे बड़ा है फिर छोटा है फिर बड़ा है, इस तरह के केसिंग को हम बोलते हैं पास्कल केसिंग। तो हमें ये मेथड हमने यूज किया था, टू बुलियन, टू डबल, टू स्ट्रिंग, टू इंट 32 जो कि इंटीजर के लिए था, और टू इंट 64 जो कि लॉन्ग के लिए था। इसके अलावा हमने देखा था ऑपरेटर्स क्या होते हैं। हमने चार तरह के ऑपरेटर्स देखा था, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर्स, कंपैरिजन ऑपरेटर्स और लॉजिकल ऑपरेटर्स। इसके अलावा अब हम बात करते हैं इन ऑपरेटर्स का, अगर हम यूज करें इन लॉजिकल ऑपरेटर्स का, तो हम इसको कैसे कंडीशन के रूप में यूज करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं, कभी अगर हमें किसी क्वांटिटी का, जैसे मान लीजिए दो तरह के वेरिएबल हैं, एक वेरिएबल ए है और दूसरा वेरिएबल बी है। अगर मेरा ए वेरिएबल छोटा हो बी से, मान लीजिए ए की वैल्यू है 4 और बी की वैल्यू है 5, तो मुझे अगर ये देखना हो क्या ए बी से छोटा है, तो मैं उसके लिए लिखूंगा ए इज लेस देन बी, और लिखने का तरीका आपके सामने है। अगर मैं बोलूंगा लेस देन इक्वल टू, ध्यान रखिए इक्वल टू लेस देन कभी नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें गलतियां करते हैं। तो ए लेस देन इक्वल टू होगा बी के, तो इस तरह से लिखा जाएगा जैसे आपके सामने है, और ऐसे ग्रेटर देन के लिए हम ग्रेटर देन का निशान लगाएंगे, और ग्रेटर देन और इक्वल टू अगर हम बोलेंगे कि दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, यानी ये वाला जो वैल्यू होगा इसके अंदर, वो अगर बी के बराबर हो तो भी, या बी से बड़ा हो तो भी, तो हम लिखेंगे ग्रेटर देन इक्वल टू। इसका उल्टा कभी नहीं लिखेंगे वरना एरर देगा। अगर हम कहेंगे इक्वल टू तो हमें डबल इक्वल लगाना पड़ता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि आपने देखा था कि असाइनमेंट ऑपरेटर के अंदर हम सिंगल इक्वल टू लगाते हैं, तो कंपैरिजन ऑपरेटर में हमें इसलिए डबल इक्वल लगाना पड़ता है। ये दोनों का फर्क है। और अगर नॉट इक्वल टू हुआ तो हमें एक्सक्लेमेशन का निशान और इसके बाद इक्वल टू लगाना पड़ता है। इसका मतलब होता है ए इज नॉट इक्वल टू बी। अब आते हैं हम लोग कंडीशंस एंड इफ स्टेटमेंट्स। इसमें हम चेक करेंगे क्या होता है, कई बार हम जब हम प्रोग्राम बनाते हैं तो हम ब्लॉक ऑफ कोड में लिखते हैं इफ एल्स, जैसे कि अभी आपने थोड़ी देर पहले इससे पहले वाले एपिसोड में देखा था कि हमने इफ और एल्स का इस्तेमाल किया था। तो एक बार हम अपने स्टूडियो में वापस चलते हैं, विजुअल स्टूडियो में, और फिर देखते हैं। यहाँ पर करने के लिए हम एक काम करते हैं, जो कैलकुलेशन वाला था इसमें से कुछ चेंज करते हैं।
हम इसमें से बाकी सब हटा देते हैं और एक टेक्स्ट बॉक्स रखते हैं और एक लेबल रखते हैं, बेशक नहीं भी रखें, और एक बटन रखते हैं और इस आंसर वाले लेबल को भी हटा देते हैं। तो अब हमारे पास एक लेवल 4 है और ये सब चीजें हैं बस, और कैलकुलेट का बटन है, बटन 1। अब एक काम करते हैं, इस पे हम डबल क्लिक करते हैं और अपने प्रोग्राम को चेंज कर लेते हैं, थोड़ा कम कर लेते हैं। मैं इन सबको हटा देता हूं और दोबारा बनाते हैं इसको समझने के लिए। सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं एक वेरिएबल इंट इंट नम, और इसके आगे हम चाहें तो कुछ असाइन कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। तो अभी मेरा डिफाइन तो हो गया है वेरिएबल, अभी असाइन नहीं हुआ, इसके अंदर कोई वैल्यू नहीं है। अब हम चाहते हैं इफ टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट। अब आपको पता चल गया होगा टेक्स्ट बॉक्स 1 जो है वो तो है मेरा ऑब्जेक्ट, और उसके अंदर ये प्रॉपर्टी है जो एट्रीब्यूट होते हैं। इफ दिस इज इक्वल टू, मैंने बताया था डबल कोट, डबल इक्वल टू लगाएंगे इक्वल टू के लिए, नथिंग, कुछ भी ना हो तो। अब मैंने बताया था आपको कि हम लोग यूज करते हैं ब्रैकेट्स ब्लॉक ऑफ कोड को लिखने के लिए। अगर इसके अंदर कुछ नहीं है तो मैं चाहूंगा कि मेरे टेक्स्ट बॉक्स के अंदर डॉट टेक्स्ट शुड बी इक्वल टू, अब ये स्ट्रिंग लेता है, आपने इससे पहले भी देखा था कि ये जो है टाइप इसका स्ट्रिंग होता है, ये इसका जो टेक्स्ट बॉक्स के टेक्स्ट का जो डेटा टाइप होता है वो स्ट्रिंग होता है। तो मैंने इसमें लिखा है कि अगर इसमें कुछ खाली हो तो इसके अंदर 0 भर दिया जाए, क्योंकि मुझे नंबर के ऊपर कुछ काम करना है। और उसके बाद अब ये 0 आ गया होगा, बाई चांस अगर कोई नंबर नहीं है। अब मैं कह सकता हूं कि इंट नम, इसके अंदर असाइन करना चाहता हूं किसको, टेक्स्ट बॉक्स 1 के अंदर लिखे हुए टेक्स्ट को। अब अगर मैं ऐसे करता हूं तो एरर आता है, आपने पिछली बार भी देखा था। तो मुझे क्या करना पड़ता है इस केस में, कन्वर्ट जो कि एक क्लास है, उसके अंदर एक मेथड है टू इंट 32। अब मेरा चूंकि ये इंटीजर है, लॉन्ग इंट नहीं है या डबल नहीं है, तो मैं इसका इस्तेमाल कर सकता हूं। अब मेरे पास ये इंटीजर आ गया है। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि एक वेरिएबल डिराइव किया और उसके बाद चेक किया कि टेक्स्ट बॉक्स में कुछ है कि नहीं, और चेक करने के बाद हमने टेक्स्ट बॉक्स के अंदर 0 डाल दिया अगर कुछ खाली हुआ तो, और उसके बाद जो वही इसके अंदर नंबर आ रहा था बाय डिफॉल्ट उसको हमने इंट में ले लिया। अब हम चेक करते हैं इफ इंट नम इज ग्रेटर देन 0। एक बार चेक करेंगे इसको हम लोग कि क्या ये 0 से बड़ा है। मान लीजिए है, देन लेबल से फॉर एग्जांपल लेबल 4 है मेरे पास कुछ टाइप करने के लिए, इज इक्वल टू, मैं कह सकता हूं कि से फॉर एग्जांपल मैं इसी कंडीशन को यहां डाल देता हूं ताकि मुझे दिखे कि मेरा कंडीशन चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो यानी कि अगर 0 से बड़ा हुआ जो अमाउंट मैंने लिखा है तो वो लिखेगा 0 से बड़ा है। एक बार इसको चला के देखते हैं फिर हमें समझ में आएगा। मैंने कंट्रोल F5 हिट किया है, अब देखते हैं ये क्या करता है। अब हमारे पास जो हमने किया था वो आ गया है। अब एक काम करते हैं, इसमें कुछ नहीं रखते हैं, देखते हैं क्या करता है। मैंने इस पे क्लिक किया तो देखिए उसने कुछ किया नहीं, क्योंकि 0 से बड़ा तो नंबर नहीं है, लेकिन उसने एक काम किया, 0 बाय डिफॉल्ट इसने इसकी वजह से रख दिया है। तो यानी कि आपने देखा कि टेक्स्ट खाली हो तो ये करना है, और अगर 0 से बड़ा है तो हमें लिखना पड़ेगा, ये मुझे लिख के देगा कि इंट नम जो है वो ग्रेटर देन 0 है। करके देखते हैं एक बार। इसमें हम लिखते हैं 1 और कैलकुलेट पे क्लिक करते हैं। देखिए इसने कहा है कि हाँ ये वैल्यू जो है 1 से बड़ा है। तो हमने एक चीज देखा है और वो है इफ कंडीशन। अब इसका एल्स भी देखते हैं। अब हम काम करते हैं हम लोग, अगर ये 0 से बड़ा है और मैं कहूं अगर 0 से बड़ा नहीं है तो क्या करें, तो एल्स
अब एल्स के लिखने के बाद कोई कंडीशन तो डालने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ ब्लॉक ऑफ कोड लिखना है। तो इसके लिए हम एक काम कर सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं देन लेबल के अंदर लिख देंगे आउट ऑफ रेंज, आउट ऑफ रेंज। अब इसको हम करके देखते हैं क्या करता है सिस्टम। इसको बिल्ड करते हैं और फिर इसको हम देखते हैं अपने सिस्टम में क्लिक करके कि ये क्या कहता है। अब 1 जो है 0 से बड़ा है, मैं अगर यहां लिख दूं 0, देखिए ये कहता है आउट ऑफ रेंज। अब अगर हम कहें कि दिस नंबर इज ग्रेटर देन 0 एंड int num इज लेस देन 6, यानी कि ये नंबर 0 से तो बड़ा हो लेकिन अगर 6 से छोटा हो, यानी 5 या जो भी नंबर है, तो यहां पर ये लिख दे मुझे कि दिस नंबर इज इन दिस रेंज। तो मैं यहां पर इसे कॉपी करके पेस्ट कर देता हूं स्ट्रिंग के अंदर। अब देखते हैं क्या करता है, और अगर इस रेंज से बाहर हुआ तो आउट ऑफ रेंज बताएगा। देखते हैं एक बार। मैंने कंट्रोल के सी से इसको अरेंज किया, रिबिल्ड, सक्सीड, और अब इसके अंदर हम लिखते हैं से फॉर एग्जांपल 5। देखते हैं क्या करता है। इसने कहा कि रेंज के अंदर है, तो मैं अगर यहां लिख दूं से 6 और देखते हैं क्या आता है। नाउ इट इज आउट ऑफ रेंज। तो आपने देखा कि अगर इस नंबर रेंज से बाहर निकलता है तो एल्स कंडीशन में हमने आउट ऑफ रेंज दिया हुआ है। एक काम और करते हैं, हम लिखते हैं एल्स इफ। अब ये एल्स इफ क्या हो गया, अगर हम देखें तो हम एल्स इफ की बात कर रहे हैं इस टाइम। एल्स इफ के अंदर हम लिख सकते हैं एक और कंडीशन, जैसे कि int num नाउ इज ग्रेटर देन इक्वल टू। देखिए मैंने ग्रेटर देन इक्वल टू लिखा, इक्वल टू ग्रेटर देन नहीं लिखा। 6 यानी 6 या 6 से बड़ा हो, एंड int num इज लेस देन इक्वल टू। देखिए मैंने लेस देन और इक्वल टू वर्ड लिखा, इक्वल टू लेस देन नहीं लिखा, ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। देन हम कहेंगे हमारे लेबल के अंदर ये लिख दो। तो आपने देखा कि इसमें इफ भी आ गया, एल्स इफ भी आया और एल्स भी आ रहा है। एक बार इसको भी देखते हैं ये सिस्टम क्या करता है। इसके लिए बिल्ड करते हैं एक बार और फिर अब देखते हैं। अब ये 6 लिखा हुआ है। अब ये आउट ऑफ रेंज ना होके मेरे सेकंड वाले यानी एल्स इफ वाले केस में चला जाएगा। अब ये एल्स इफ वाले केस में आ गया है। तो आपने देखा 3 चीजें। अब हम देखेंगे स्विच क्या होते हैं। अब हम स्विच को यूज करने के लिए यहां पर लिख देते हैं, इसके वैल्यू में हम लिख देते हैं कि से नंबर ऑफ वीक डे। अब हम चाहेंगे कि इसके अंदर कोई एक वीक डे का नंबर डालें, जैसे 1 फॉर संडे, 2 फॉर मंडे, इस तरह से। तो अगर हम यहाँ पर वीक फॉर डे लिखेंगे और हम लेबल में छापेंगे कि कौन सा डे है, इसके लिए हम इनको सबसे पहले यहां से यहां तक कमेंट कर देते हैं। कमेंट करने के लिए मैंने बताया था कंट्रोल के सी। अब यहां पर हम लिखना चाहते हैं स्विच, तो SWITCH और हम 3 बार टैब दबाएंगे। हमने 3 बार टैब दबाया है, और 2 बार बनाने से भी आ जाता है, 3 बार भी दबा सकते हैं।
जिससे कि ये फोकस में आ जाता है। और मैं अगर कहूं इंट नम, यानी कि इंट नम में जो वैल्यू आया है 1 2 3 4, उसमें अगर हम देखें केस इज 1, अगर ये 1 लिखा है इसमें, तो मैं क्या चाहता हूं कि मेरे लेवल 4 जो है, लेवल जो 4 है उसके अंदर लिखा हुआ आ जाए। अनकमेंट के लिए मैंने कंट्रोल के यू दबाया है, तो क्या लिखा आ जाए उसमें, संडे, SUNDAY। अब अगर 1 हुआ केस तो हम संडे छापेंगे, और आपको जैसे बताया था मैंने कि पिछली बार भी कि केस के बाद एक ब्रेक लगाते हैं हम लोग। अब ये तो हो गया संडे। अब मैं जल्दी से जल्दी बाकी सबको कर लेता हूं 7 दिनों के लिए, यानी कि 2 3 4 5 6 और 7। सैटरडे होगा और फ्राइडे होगा ये, थर्सडे होगा ये, वेडनेसडे होगा ये, और ट्यूसडे होगा ये, और मंडे होगा ये। अब मैंने इससे बोला है कि अगर 1 हुआ नंबर तो संडे, और इस तरह से 2 हुआ तो मंडे, इस तरह से वो लेवल 4 में दिखा दें। और अगर कोई भी नहीं है इनमें से तो ब्रेक करके बाहर निकल जाए। लेकिन मान लीजिए मैं पहले लिखता हूं संडे और उसके बाद लिखता हूं 10, तो मेरा संडे ही छपा रहेगा। एक बार देखते हैं क्या आता है, जो मैं बताना चाह रहा हूं एक बार इसको टेस्ट करते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। मैंने यहाँ 6 लिखा हुआ है, कैलकुलेट करके देखते हैं, तो 6 का मतलब होना चाहिए फ्राइडे। एक बार देखते हैं, देखिए लिखा आ रहा है फ्राइडे। मैं अगर यहां पर लिखता हूं 1 संडे, बिल्कुल सही है। अगर यहां मैं 10 लिख दूं तो क्या आएगा, संडे, क्योंकि मैंने इसको कुछ बोला ही नहीं 10 के लिए या 9 के लिए या 8 के लिए, मैंने कुछ बोला ही नहीं है। यानी कि किसी भी नंबर के लिए मैंने बाकी के लिए नहीं बोला है। तो मुझे क्या करना चाहिए, यहां पर खाली कर देना चाहिए या रेंज लिख देना चाहिए कि रेंज शुड बी 1 to 7। करके देखते हैं। तो हम चाहते हैं कि इस लेबल के अंदर वो लिख दे, अगर इन सब के अलावा हुआ तो रेंज ऑफ नंबर शुड बी 1 to 7। अब इसको चला के देखते हैं एक बार कि ये काम करता है कि नहीं। अब 8 लिखा मैंने, देखते हैं क्या करता है। द रेंज ऑफ नंबर शुड बी 1 to 7। और अगर यहां लिख दूं अब 6, करेक्ट। अगर लिख दूं 0, देन अगेन नंबर इज 1 to 7, रिक्वायर्ड 1। तो ये मेरा काम भी कर रहा है और आपको इसका मतलब भी समझ में आ गया। तो देखा आपने कि स्विच हम किस तरह से करते हैं। अब हम देखते हैं लूप के बारे में, समझते हैं लूप क्या होते हैं। लूप कई तरह के होते हैं। सबसे पहले लूप के बारे में बात करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम किसी कंडीशन को बार बार रिपीट करना चाहते हैं, और उसको करने के लिए मान लीजिए कभी ऐसा भी होता है कि आपके पास 4 सेट ऑफ रिकॉर्ड्स हैं, लाइंस हैं, और आप चाहते हैं कि एक के बाद एक को वो दिखाता चला जाए या छापता जाए या कुछ एक्शन करता जाए। तो आप चाहते हैं कि एक लूप हो जिसके अंदर आप डेटा को मूव करा सकें। एक तरीका होता है व्हाइल कंडीशन, और फिर ब्लॉक ऑफ कोड जिसको आप एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। इसका मतलब क्या होता है, इसको हम करके देखते हैं। मान लेते हैं कि हम यहाँ एक नंबर लिखें और वो हमें छाप दे
जो नंबर आया है, जैसे मान लीजिए 10 लिखा है और 10, 9, 8, करते करते 1 तक ले जाए। अगर हम ऐसा चाहेंगे तो हमें एक के बाद एक नंबर को लूपिंग में लेनी पड़ेगी। कैसे करेंगे उसे हम देखते हैं, और पिछली बार की तरह इसको भी हम कमेंट कर देते हैं एक बार, कंट्रोल के सी। अब इसके अंदर देखते हैं व्हाइल लूप को। तो इसके लिए व्हाइल ब्रैकेट बिगिन ब्रैकेट क्लोज और उसके बाद एक ब्रैकेट इस तरह से लिखना होता है और इसके अंदर एक कंडीशन डालना है। हम लिखते हैं इंट नम इज ग्रेटर देन 0। इसका मतलब ये कहना चाहता हूं कि जब तक इसकी वैल्यू 0 से बड़ा रहे। अब मैंने अगर मान लीजिए 3 दिया है तो 3 0 से बड़ा है और जब तक 0 से बड़ा रहेगा तब तक करेगा। तो मैं इसको कम कैसे करूंगा? तो जैसे कि मैंने पिछली बार भी किया था कि हम असाइनमेंट ऑपरेटर में एक तरीका यूज कर रहे थे, तो हमारे पास कई सारे तरीके होते हैं। उनमें से एक तरीका ये भी था, हम लिख रहे थे num माइनस इक्वल टू इंट num। इस तरह से लिख रहे थे जिससे ये कम हो जाएगा, और हम चाह रहे थे कि उस वैल्यू को कम होने से पहले हम कुछ छापना चाह रहे थे। तो हम क्या चाह रहे थे कि लेबल 4 के अंदर उसकी वैल्यू आ जाए। तो हम चाहते हैं कि उसकी वैल्यू यहां आ जाए। तो हम कैसे करेंगे? इंट num टू स्ट्रिंग। मैंने आपको बताया था कि टू स्ट्रिंग एक मेथड है जो कि इस क्लास के साथ जुड़ा रहता है ऑलरेडी। ये तो हो गया नंबर। अब मुझे एक कॉमा भी लगाना था, और अगर मैं इसको चलाता हूं तो देखते हैं क्या होता है पहले, फिर हम आगे बढ़ेंगे। इसको एक बार हम चला के देखते हैं। मैंने इसे कंपाइल किया, कंपाइल कर दिया, और एक बार हम इसको देखते हैं ये क्या कर रहा है, फिर हम आगे बढ़ेंगे। मान लीजिए मैंने यहाँ 2 लिखा है और अब मैं इसे कैलकुलेट करता हूँ। कैलकुलेट करते ही इसने 2 दिखाया, तो मेरा 1 और 2 कहाँ गया? 1 कहाँ गया? दरअसल में हमने इसको बोला ही नहीं कि 1 छापो, क्योंकि हमने कहा कि जो भी वैल्यू है उसको इस पे असाइन कर दो और दिखा दो। तो मुझे पिछले वाले वैल्यू को भी रखना हो तो मैं लिख सकता हूं लेबल 4 डॉट टेक्स्ट और उसके बाद एक प्लस का निशान लगा दूं, तो क्या होगा? अब देखते हैं जरा ये क्या होता है, फिर हम आगे बढ़ेंगे। इसको एक बार हमने रिबिल्ड किया और एक बार देखते हैं। अब मैंने फिर कैलकुलेट करने के लिए 2 किया। अब देखते हैं। अब इसने कहा 2 और 2 ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है? सबसे पहले ये समझते हैं। चूंकि ये तो समझ में आ गया कि नंबर 0 से बड़ा है, और पहली बार में जब ये चलेगा तो नंबर 0 से बड़ा आया था और लेबल में मेरे पास ऑलरेडी 2 लिखा हुआ था, और इसीलिए इसने 2 और ऐड कर लिया है। तो मैं चाहूंगा कि मेरा ये लूप चलने से पहले यहां पर लेबल 4 डॉट टेक्स्ट शुड बी नथिंग, ताकि मेरा ये साफ हो और इसके बाद हम चला पाए। तो अब क्या होगा देखते हैं एक बार चला के, रिबिल्ड करते हैं और इसको फिर कैलकुलेट करके देखते हैं अब ये क्या बोलता है। अब इसने सिर्फ 2 बोला है मेरा, लेकिन 2 और 1 कहाँ गया? इसमें एक गलती की है हम लोगों ने, वो देखते हैं क्या गलती की है। हमने यहां पर लिखा है इंट नम, 2 है मेरा इंट नम, और मैंने कहा दोनों माइनस कर दो, जो नंबर पहले था उसमें से पूरा माइनस कर दो। मुझे यहाँ लिखना था 1, आपको याद होगा पिछली बार भी मैंने 1 लिखा था, तो ये मैंने मिस्टेक की थी जिसकी वजह से वो गलत कर रहा है। और अब इसको फिर देखते हैं क्या कर रहा है। ये क्लिक किया, अब इसने 2 और 1 लिखा, इतना तो ठीक है जी, 2 के बाद 1 लिखा, लेकिन कॉमा कहाँ गया? हमने इसको बोला ही नहीं कॉमा लगाने के लिए। हम चाहते हैं कि जो पहले जो कुछ भी यानी खाली है पहले, उसके पहले बाद नहीं, उसके पीछे की तरफ, यानी कि यहां मैं चाहता हूं कि एक कॉमा लग जाए और फिर एक स्पेस भी आ जाए साथ में। अब इसको चेक करें कैसा आता है देखने में। इसको हम बिल्ड करते हैं और अब देखते हैं।
और एक काम और कर लेते हैं, यहाँ पर हम 10 लिख लेते हैं, देखते हैं कितना अच्छा लगता है देखने में और कैसा लगता है। इसे हम कैलकुलेट करते हैं। अब देखिए उसने क्या किया है, पहले 10 आया है, फिर नंबर को कम किया, 9 आया है, फिर नंबर कम किया, एक करता गया करता गया करता गया और लास्ट में 1 के बाद भी कॉमा आ गया। कोई बात नहीं, अभी हम कॉमा को बाद में सोचेंगे, पर ये मेरा काम कर रहा है लूप। तो आपको लूप अब समझ में आया होगा कि लूप का असल में मतलब क्या है। और ये मेरा जो है कॉन्केटिनेशन बोलते हैं इसको हम, जब स्ट्रिंग्स को हम कई सारे स्ट्रिंग्स को जोड़ते हैं। अब देखिए ये भी स्ट्रिंग था, ये भी स्ट्रिंग में कन्वर्ट हुआ है, और डबल कोट के अंदर जो कुछ लिखते हैं हम, मैंने बताया था पहले भी कि वो स्ट्रिंग ही होता है। तो आपने देखा कि स्ट्रिंग प्लस स्ट्रिंग, इसका मतलब 3 स्ट्रिंग को जोड़ दो और एक के साथ एक जोड़ दो, तो इसे हम बोलते हैं कॉन्केटिनेशन। अब इसने काम कैसे किया था, पहली बार में जब चला है तो इसका वैल्यू हमारे पास रहा होगा कुछ नहीं। उसके बाद जब इसने लूप चलाया है तो पहली बार में लूप चलते ही इसका वैल्यू यहाँ पर कुछ नहीं था, उसने ऐड किया 10 और फिर कॉमा लगाया, और उसके बाद जब दोबारा आया यहाँ पर लूप घूम करके तो यहाँ अब 10 कॉमा लिखा था, उसने ऐड किया 9 कॉमा, तो 10 कॉमा के साथ 9 कॉमा जुड़ गया। इस तरह से ये जुड़ता चला गया है और ये मेरा वैल्यू बनता चला गया। अब ये मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ कि सचमुच भी हो रहा है। एक काम करते हैं, अब आज हम पहली बार करके देखते हैं डीबगिंग। डीबगिंग का फायदा क्या है वो भी समझ में आएगा। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले इस जगह पे एक क्लिक करते हैं, जिससे एक लाल रंग का एक गोल बटन आएगा और ये हाईलाइटेड होगा। इसका मतलब दिस इज ए ब्रेक पॉइंट। मैं चाहता हूं कि यहाँ पर मेरा रुक जाए सिस्टम आकर के, और इसको चलाने के लिए मैंने बोला था कि डिबग मोड में चलाने के लिए F5 दबाना पड़ता है। तो मैं इसको अब पहली बार आपके सामने डिबगिंग मोड पे चलाने जा रहा हूं। मैंने इसे क्लिक किया या F5 दबाएं तो ये मेरे सामने आएगा, देखते हैं। अब यहां पर हम लिखते हैं फॉर एग्जाम्पल 3 और कैलकुलेट करके देखते हैं करता क्या है ये। क्लिक करते देखिए ये मेरे पास यहां पर ले आया। अब देखते हैं क्या कहता है। सबसे पहले इंट नम में क्या है देखते हैं, इस पे थोड़ी देर के लिए होवर कीजिए, नंबर बताएगा 3 है, क्योंकि अब आपको समझ में आ गया इंट नम इज इक्वल टू 3, पहली बात। उसके बाद उसने ये नंबर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया होगा और टेक्स्ट में 3 कॉमा लगाया होगा, देखिए यहां दिख रहा है आपको। तो यानी कि अब मेरे लेवल में 3 कॉमा लग चुका है। अब इसको एक बार और रन करते हैं, इसके लिए कंटिन्यू करना पड़ता है। अब ये एक और लूप चल गया है, और लूप चलने के बाद देखिए अब क्या इसकी वैल्यू आई है हमारे पास 3 कॉमा 2 कॉमा। तो आपको अब समझ में आ रहा होगा। एक काम और करते हैं, यहाँ पर भी एक लगाते हैं लूप और देखते हैं। इसको एक बार और कंटिन्यू करते हैं, देखिए यहाँ जाके रुक गया। अब ये कहता है कि आपके पास 3 कॉमा 2 कॉमा तो आपने इससे पहले लिख लिया है, तो अब इनको लिखने के बाद क्या होगा, जैसे इस लाइन को एग्जीक्यूट कर लेगा तो इसके अंदर आ जाएगी वो वैल्यू। तो मैं इसके लिए कंटिन्यू करता हूं। अब इसने इस लाइन को एग्जीक्यूट कर लिया है, तो देखिए क्या लिखा रहा है 3 कॉमा 2 कॉमा 1 कॉमा। तो यानी कि अब आपको समझ में आया होगा कि इसे हम कैसे करके डिबगिंग मोड में चेक करते हैं। ये डिबगिंग मोड क्यों यूज होता है, आपको कुछ आइडिया लग गया होगा कि कोई अगर एरर ढूंढना हो कि एरर कहाँ है, या कैलकुलेशन में बग कहाँ है, बग यानी कि कोई प्रॉब्लम है या प्रोग्राम में लॉजिकल एरर है, उसको देखने के लिए हम बग का इस्तेमाल करते हैं, डिबग का। तो आपको ये भी समझ में आ गया कि डिबग कैसे यूज करते हैं। अगर ब्रेकिंग पॉइंट हटाना हो तो यहाँ दोबारा क्लिक करते हैं तो ब्रेकिंग पॉइंट हट जाता है, अब वो दोबारा से तंग नहीं करेगा। अगर मैं अब दोबारा से इसमें लिखूं से 4, तो अब ये लूप में ना जाके डायरेक्ट लिखेगा, अब डिबगिंग मोड में नहीं गया क्योंकि मैंने ब्रेक पॉइंट्स हटा दिए हैं। तो ये तो था हमारे पास व्हाइल कंडीशन ब्लॉक। एक और चीज होता है, व्हाइल कंडीशन में पहले कंडीशन को चेक करता है, आपने देखा होगा पहले इस कंडीशन को चेक करके फिर रन करता है कोड ऑफ ब्लॉक को। और जबकि डू व्हाइल कंडीशन के अंदर
वो पहले कुछ करता है, फिर उसके बाद चेक करता है कंडीशन को। इसको करने के लिए पहले इसको हम कंट्रोल KC से ब्लॉक कर लेते हैं और सबसे पहले एक काम करते हैं, हमने जो लेबल को कैप्चर किया है, हम चाहेंगे कि उसके अंदर int num, अब आपको पता ही int num में कोई वैल्यू होगी बाय डिफॉल्ट जो हमने अभी डाला होगा टेक्स्ट बॉक्स में, उसको कन्वर्ट करके नंबर में डाला होगा इसने। और हम चाहते हैं पहले तो वो नंबर छप जाए, और जैसे कि एक पीछे हमने कहा था कि कॉमा और स्पेस भी लगे, तो वो हमने लगाया। तो पहला काम तो उसने ये कर लिया। अब उसके बाद मैंने कहा था कि डू समथिंग एंड देन व्हाइल, तो मैंने कहा डू समथिंग, कब तक करना है, व्हाइल सम कंडीशन इज देयर। और वो कंडीशन क्या लिखेंगे अब हमें पता है कि अगर हम माइनस करते हैं तो वैल्यू धीरे धीरे कम होगा। तो मैं अगर कह दूं कि int num is greater than 0, तब तक करना है जब तक इसकी वैल्यू 0 से बड़ा हो, तब तक इस लूप को चलाना है मुझे, और लास्ट में मुझे एक सेमीकोलन लगाना पड़ेगा क्योंकि ये स्टेटमेंट है। अब अगर मैं कहूं कि यहां पर सबसे पहले जो नंबर मैंने छाप दिया, अब मैं उसको दोबारा नहीं छापना चाहूंगा, तो मैं कह सकता हूं कि int num मैंने इस बार लिखा है माइनस माइनस। अब एक तरीका तो होता है कि अगर मैं लिखूं माइनस इक्वल टू एंड देन 1, एक तरीका तो ये था, ऊपर आपने देखा है। एक और तरीका भी होता है जो मैंने अभी तक नहीं बताया, लेकिन अब जरूरत पड़ने वाली है इसलिए बता रहा हूं। अगर ऐड करना हो तो 2 बार प्लस लगाएंगे तो 1 ऐड होगा वेरिएबल में। अगर आप 2 बार माइनस लगाएंगे तो वेरिएबल के अंदर 1 माइनस हो जाएगा, 1 माइनस हो जाएगा। तो माइनस करने के बाद मैं चाहूंगा कि इस लेबल को छाप दिया जाए। तो मैं चाहूंगा कि जो लेबल के अंदर ऑलरेडी है, ऊपर जो मेरा लेबल आ चुका है उसके अंदर जो कुछ भी है वो प्लस जो मैं अब नंबर बोलने जा रहा हूं वो भी छप जाए इस तरह से। इसको एक बार चला के देखते हैं, फिर इसको हम समझते हैं। अब ये मेरा ऑलरेडी रनिंग में है, देखिएगा मैंने इसको ब्रेक नहीं किया था। अब ये कोड चेंज को अगर अप्लाई करना हो हॉट, तो ये हॉट के लिए आग जैसा बना रखा है आइकन, इस पे क्लिक कीजिए। अब ये मेरा कोड जो पहले वाला था वो तो हट गया होगा, अब ये वाला कोड एक्टिवेट हो गया है। करके देखते हैं एक बार। अब यहां मैंने लिखा था 4, एक बार क्लिक करके देखते हैं। देखिए रिजल्ट कुछ और आया है, अब लास्ट में एक 0 भी आ गया। अब ये 0 क्यों आया देखते हैं। अब ये कहता है 0 से बड़ा हुआ तो। अब मेरा नंबर ऑलरेडी, मान लीजिए पहली बार मेरा 3 था, जब लूप चल गया तो 2 हो गया। एक काम करते हैं, इसको हम छोटा नंबर कर लेते हैं तो हमें जल्दी समझ में आएगा। मान लीजिए हमने 2 लिखा है और कैलकुलेट किया है तो 210 आया है। अब इसको समझते हैं। पहली बार में नंबर 2 था। एक काम और कर लेते हैं ना, इसके साथ हम एक बार डिबगिंग मोड पे चला लेते हैं तो हम लोगों को समझ में आ जाएगा। इसको एक बार हम दोबारा से क्लिक करते हैं, अब डिबगिंग मोड में है तो समझते हैं। तो जब पहली बार में था नंबर तो मेरा 2 था, और 2 में से माइनस करूंगा 1। अब इसको रन करते हैं तो क्या होगा देखते हैं। अब इसकी वैल्यू क्या आ गई, 1। ठीक है, तो हमने 1 छाप दिया। ये मेरा 1 है, तो इसके अंदर जैसे ही मैं रन करूंगा, पहले तो 2 कॉमा लिखा हुआ है, अब जैसे ही रन करूंगा इसको तो ये क्या हो जाएगा 2 कॉमा 1 कॉमा, क्योंकि इसके आगे मैंने 1 कॉमा लिखा है। तो इसको मैंने कंटिन्यू किया तो देखते हैं इसने कह दिया 2 कॉमा 1 कॉमा। अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 माइनस और हो जाएगी तो क्या होगी, इसकी वैल्यू अब 0 हो गई। और मैंने बोला कि 0 भी छाप दो, तो ये तो मैंने गलत किया है। यानी कि मुझे यहाँ पर 1 से बड़ा जब तक है तब तक करें, ये लिखना चाहिए था। कोई बात नहीं, इसको क्लिक करते हैं, उसने किया है। और अब यहाँ पर अगर हम 1 लिखें तो अब ये सही काम करेगा। तो इसके अंदर और इसके अंदर दोनों में यही फर्क है, पहले कंडीशन को चेक करता है, इसमें इसमें कंडीशन को रन होने के बाद चेक करता है। तो हमें ये ध्यान देना पड़ता है। अब इसको एक बार हम फिर दोबारा से क्लिक करते हैं, हॉट करते हैं, इसको दोबारा से
बिल्ड करते हैं और इसको फिर दोबारा से क्लिक करके देखते हैं क्या आता है यहाँ पर। अब इसने फिर चला गया हमारे डिबगिंग मोड पे, एक बार क्लिक किया, 2 बार क्लिक किया, फिर उसके बाद किया तो देखिए 2,1 आ गया। तो यानी कि ये मेरा अब काम करने लगा है। तो आपने देखा कि डू व्हाइल के अंदर पहले वो कर देता है, उसके बाद फिर वो चेक करता है। तो ये तो रहा डू व्हाइल कंडीशन। अब आते हैं फॉर लूप। ये बड़े काम आता है, कई बार ये काम आता है हमारे पास फॉर लूप। फॉर में हम 3 स्टेटमेंट लिखते हैं, और कैसे लिखते हैं इसको देख के समझ में आएगा हम लोगों को। तो इसके लिए एक काम करते हैं, इन सबको हम एक बार ब्लॉक कर देते हैं और इसको समझते हैं। अगर मैं लिखूं फॉर ब्रैकेट के अंदर से आई सेमीकोलन, अब देखिए आई लिखते हैं इंटीजर आ गया, मैं कुछ और कहना चाह रहा था इसमें। तो एक काम करते हैं इंट, मैं इसको थोड़ा नीचे कर लेता हूं ताकि आपको साफ साफ दिखे। से इंट आई एक और मैंने वेरिएबल डिफाइन किया जिसके अंदर कुछ नहीं है फिलहाल, और मैंने इसको बोला है कि इफ आई एज ए इनिशियल, पहला आई के अंदर क्या वैल्यू है, फिलहाल 1 लिख दिया मैंने, आई इज इक्वल टू 1। देन सेकेंड कंडीशन होती है कि इसमें मुझे क्या कंडीशन चेक करना है। नाउ मैं कहूं कि इफ आई इज लेस देन इक्वल टू से इंट नम। अब ये क्यों कर रहा हूं अभी समझ में आएगा आपको। देन आई प्लस प्लस, अब इसको हम समझते हैं एक बार कि ये क्या कर रहा है। मैंने इसको बोला है कि आई की वैल्यू शुरुआत में तो हो जाएगी 1, इनिशियल असाइनमेंट पहले 1 होगी। फिर ये चेक करना कि ये आई की वैल्यू इंटीजर जो कि मेरा 2 या 3 जो भी मैं डालूंगा उससे इक्वल टू या बराबर है कि नहीं है। अगर ये है तब तो ठीक है, वरना बाहर निकल जाओ, इसका मतलब तो ये है। यानी कि जैसे इंट से ऊपर एक और नंबर चला जाएगा तो इस लूप से बाहर निकल जाएगा। और जब अगर ये कंडीशन ट्रू होती है, ये वाली कंडीशन हमारी ट्रू होती है, तो उसके बाद कुछ करने के बाद, लेकिन करने से साथ साथ ही एक काम करो, आई की वैल्यू भी बढ़ा लो एक, जैसे ये काम मेरा खत्म हो जाए। तो यानी कि पहले 1 होगी और ये कंडीशन चेक करके इस काम को करेगा, फिर उसमें एक ऐड करके फिर उसके बाद फिर चेक करेगा और इस तरह से लूप चलाएगा। हम चाहते क्या है, हम चाहते हैं कि इसके अंदर जो कुछ भी है उसमें हम ऐड करें जो आई है, यानी कि इंटीजर का वेरिएबल है जो आई वो। अब आप कहेंगे कि मैंने तो इसके अंदर इसकी इनिशियलाइजेशन किया नहीं, यानी कि लेबल 4 डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू नथिंग नहीं किया था। इससे पहले वो साफ करेगा, फिर उसके बाद इन सब काम को करेगा। इसको पहले करके देखते हैं, फिर हमें समझ में आएगा क्या कर रहा है। इसको हमने फिर वही हॉट अप्लाई किया और अब इसके अंदर हम लिख के देखते हैं से 4, देखते हैं क्या आता है। देखिए 1 2 3 4 आ गया। इसमें क्या किया उसने, इसको समझने के लिए एक काम करते हैं, इस पे क्लिक करते हैं और अब जरा देखते हैं कि ये क्या कर रहा है। तो हम दोबारा से क्लिक करते हैं, देखिए इसने क्या बोला है, अब आई की वैल्यू 1 है, तो टेक्स्ट में कुछ नहीं है, आई की वैल्यू 1 है, 1 है। अब जैसे इसको मैं कंटिन्यू करूंगा तो लेबल के अंदर आ गया y1 कॉमा ऑलरेडी, और इस लेवल की वैल्यू अब क्या होगी 2, क्योंकि इसने ऐड कर लिया है 1। बट ये इंटीजर मेरा 4 है, तो i जो है 2 है, तो इससे छोटा है, तो ओके डू दिस एक्शन, फिर आगे बढ़े। अब क्या हुआ है, i की वैल्यू 3 है, तो i की वैल्यू यहाँ पर देखिएगा 3 आएगी क्योंकि i की वैल्यू 3 है, बट इंटीजर मेरी अभी भी 4 है। एक बार और चलाते हैं, तो अब क्या आया है, i की वैल्यू 4 है, i की वैल्यू 4 है, इंटीजर 4 है, इक्वल टू में है, तो भी इस काम को करिए। और वो काम क्या है कि इसमें मैं एक बार 4 और ऐड कर दूंगा। इसके बाद क्या करना है देखते हैं, इसके बाद खत्म। क्यों, क्योंकि इस लूप के कंडीशन से बाहर निकल गया अब, तो यानी कि ये लूप मेरा काम करना बंद कर गया अब। तो ये तो रहा फॉर टू लूप।
हमने आज जो कुछ भी देखा, इन सब का इस्तेमाल हम अपने प्रोग्राम में करने वाले हैं। आज के लिए इतना ही। अगली बार हम फिर मिलेंगे और फिर हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएँगे। हम कुछ इसके अंदर अब ऑटोमेशन की बात करेंगे। अब इसके अंदर हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाएँगे। इसमें रिपोर्ट्स हैं, इसके अंदर जो हमारे पास मास्टर्स हैं, इन सबको हम करेंगे। तो इसकी शुरुआत हम मास्टर्स से करेंगे, मास्टर्स को कैसे बनाएँ, डेटाबेस कैसे बनाएँ, इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप यही रहेगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।